हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंगत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही शानदार होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। कैसे हैं आप सब, जल्दी से पहले ये बता देंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल। अणु एवं परमाणु। चलिए भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब? नमस्ते नमस्कार। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल आप ही की तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, क्या बात है। लास्ट केमिकल और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो चुका था, है ना। और उसके पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर देख लिया था और पदार्थ देख लिया था। आज हमें पदार्थ के कणों के बारे में देखना है, पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में। मुख्य रूप से एटम एंड मॉलिक्यूल, दो पार्टिकल होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब परमाणु या एटम क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके और भाग नहीं हो सकते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। ऑफ एटम, हम ये कह सकते हैं एटम जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है। तो भैया आइए एटम अर्थात परमाणु के बारे में हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं। तो एटम क्या चीज है भाई? ठीक है, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, ऑफ मैटर, है ना। तो हम कह सकते हैं किसी तत्व का या किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु। इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता था। ऐसा कहते थे कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। जॉन डॉल्टन ने जो अपना एटॉमिक प्रिंसिपल दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, उसमें भी इस चीज का वर्णन किया गया था। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका और भाग नहीं हो सकते, तो मतलब हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या फिर एलिमेंट। हिंदी में कहें तो किसी पदार्थ सॉरी, या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है प्यारी दोस्त एटम। स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाता। ठीक है, यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता, यह सबसे मेन पॉइंट है। इट्स नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता। अब अगली चीज आती है कि परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, ठीक है, तो ये क्या चीज होगी बेटा? एक बच्चे का प्रश्न है, सर साइंस के लिए कोई बुक? मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको किसी अन्य बुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई बुक वगैरह और भी, देखो मुझे एक बात बताइए। एक सिंपल सी बात है ना। एक किसान है, वो खेती करता है। मान लीजिए उसने गेहूं की फसल लगाई है ना, गेहूं बोए हैं। तो मुझे ये बात बताइए कि उसे जब बाजार में गेहूं बेचना होगा तो वो अपने खेत का उत्पादन किया हुआ बेचेगा या दूसरे से खरीद करके बेचेगा?
कि सर जब वो खेती कर रहा है तो वो खुद ही उत्पादित करके बेचेगा ना। तो प्यारे दोस्त, ठीक वही चीज है। देखो, बुक की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना भाई, क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो हम बुक से पढ़ लें, या फिर हमने एक बार बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है तो हम बुक ले लें। लेकिन जब हम क्लास को डेली ले रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर काहे, है ना, तो ये चीजें हमें नहीं करना है। और रही बात, इसीलिए सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी भी होती है, कि बाय चांस किसी एक आध दिन आप क्लास नहीं ले पाए तो उस दिन आप क्लास को उस दिन ले लें, जो आपकी बची हुई क्लास है, नोट्स बना ले, रिवीजन कर लें। रिवीजन शुरू से लेकर के एंड तक करना होता है ना। परमाणु से अणु छोटा होता है? नहीं भैया, परमाणु सबसे छोटा है। मैंने कहा ना, सबसे छोटा कण ही परमाणु है। परमाणु और अणु में, है ना, परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। तो परमाणु और अणु में भी कौन छोटा है? तो परमाणु ही छोटा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, है ना, आप बस मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए। रेलवे की सभी एग्जाम के लिए आपका काम इससे हो जाएगा, मत घबराइए, है ना। मेरा इसमें होगा, उसमें होगा, इसमें होगा कि नहीं, उसमें होगा, सबका काम हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, यदि रेलवे का काम हो गया तो दूसरी स्टेट एग्जाम का काम हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, है ना। किसी भी स्टेट का काम हो जाएगा, सेंट्रल लेवल पे सर काम होगा, बिल्कुल हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। जब आप इतने अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां भी काम हो जाएगा। तो अपने मन मस्तिष्क से इस भ्रम को निकाल दीजिए। आप अपने मन मस्तिष्क में इस बात को बिठा लीजिए कि आज मुझे केमिस्ट्री फर्स्ट एंड लास्ट बार पढ़नी है, इसके बाद मुझे सिर्फ रिवीजन करना होगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ओके। तो यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता। किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, स्वतंत्र नहीं पाया जाता। यह बात भी ठीक है कि स्वतंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, है ना, यह ठीक है। कि सर कैसे लेता है? देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या चीज होती है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या चीज होती है? कि सर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है ना, परमाणु के चारों ओर जो एटम होता है उसके नाभिक के अंदर, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही तो परमाणु होता है। तो इसी से ये बात पता चलती है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है ना। अभी मैंने आपको डोल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं समझाया, वो अलग पार्ट है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने एक नॉर्मल जानकारी दी कि एटम क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 पॉइंट समझाए। इसी तरह से मॉलिक्यूल क्या होता है, इनके बारे में समझ लीजिए, फिर हम परमाणु के बारे में वापस से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में 3-4 पॉइंट अहम होंगे, है ना। जैसे कि, है ना, अणु बड़ा होता है कि परमाणु? कई बच्चों में यही द्वंद्व होता है कि सर कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो परमाणु ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन सबसे छोटा यही होता है। ठीक है। अब अच्छा, मुझे एक डाउट है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि सर हमें बहुत ऐसा होता है हमारे साथ कि हम पढ़ते हैं, हमें समझ भी आता है आपकी क्लास में, लेकिन याद नहीं होता है। तो ऐसा अगर आप हैं तो लास्ट के 10 मिनट में आपको वो एक ब्रह्मास्त्र दूंगा कि जिससे आप 24 घंटे के अंदर 80% तक क्लास के अंदर ही याद कर लेंगे। और अगर हर सप्ताह आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे तो आप 100% तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, ओके। चार्ल्स डार्विन कौन है सर? बेटा तुम दो नाम घुसा रहे हो, है ना। चार्ल्स अलग है, डार्विन अलग है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, आप परेशान मत होइए। चलिए, हम यहां पर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हम यहां पर अणु की बात करते हैं। तो भैया अणु कहां से आया, मॉलिक्यूल कहां से आया? जब हम अणु की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो सबसे पहला बिंदु निकल कर आता है कि अणु का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर एक अणु का निर्माण करते हैं, है ना। या फिर ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, है ना, दो या दो से अधिक
परमाणु से अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है, या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल। टुगेदर एंड फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। अब देखो, नाम से स्पष्ट हो गया इस लाइन से कि परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, मतलब परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। ठीक है, और दूसरी सबसे मेन बात कि यह स्वतंत्र नहीं पाया जाता था, यह स्वतंत्र पाया जाता है। इट्स फाउंड इन फ्री स्टेट। तो यह स्वतंत्र पाया जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तत्व के सभी गुण किसमें पाए जाते हैं, परमाणु में भी पाए जाते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं पाया जाता, वो दिखता नहीं है। जो दिखता है उसी में तो गुण दिखेंगे कि हाँ सर बस सही बात है। तो जब ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है ना, सबसे छोटा कण परमाणु हो सकता है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता। स्वतंत्र कौन पाया जाता है? ये तो इसमें तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। तो याद रखना, अणु में तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फाउंड इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑल प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, या ऑल प्रॉपर्टी है ना, या प्रॉपर्टीज लिख लो, ऑल प्रॉपर्टीज लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर्टीज है ना, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फाउंड इन मॉलिक्यूल। अब देखो, है ना, कई बच्चे ये सोचते हैं कि कौन छोटा। भाई ये पूछा जाए कि सबसे छोटा पार्टिकल या कण कौन सा है, तो परमाणु। स्वतंत्र पाया जाने वाला सबसे छोटा कण, अगर ये लाइन एड हो आपकी एग्जाम में, यही बहुत पूछते हैं। स्वतंत्र पाया जाने वाला सबसे छोटा कण, अगर ये लाइन हो, स्वतंत्र पाया जाता है, फ्री स्टेट में होता है, सबसे छोटा कण, तो ये एक स्टार पॉइंट बनता है। ये चीज ध्यान रखना, स्वतंत्र पाया जाने वाला सबसे छोटा कण अणु है। कि सर ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि परमाणु में हमने एक बात पढ़ी है कि भैया स्वतंत्र नहीं पाया जाता। देखो यहां पर, तो स्वतंत्र पाया जाने वाला सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु है। मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल फाउंड इन फ्री स्टेट। स्वतंत्र अवस्था में पाए, देखो यही प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज करता है बच्चों को कि सर कभी तो अणु छोटा बताते हैं, कभी परमाणु छोटा बताते हैं, छोटा है कौन? अगर आपसे यह पूछा जाए सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, देन आपका आंसर क्या होगा? तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, देखो समझना यहां पर। क्वेश्चन नंबर एक, सबसे छोटा कण कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न बना इंग्लिश में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर दो, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र पाया जाता हो।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल फाउंड इन फ्री स्टेट, ये अगला प्रश्न हो गया। फिर इसी का तीसरा प्रश्न बनेगा, सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सारे गुण हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगला प्रश्न बन सकता है, स्वतंत्र नहीं पाया जाने वाला सबसे छोटा कण। स्मॉलेस्ट पार्टिकल नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अब देखो, दिखने में सारे प्रश्न एक समान ही दिख रहे हैं, लेकिन सबके जवाब बदल सकते हैं इस तरह से। और आप कहते हो ना हमने कैसे पढ़ा है ना। अब ये चीजें देखो, सबसे छोटा कण यदि पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर बनता है परमाणु, एटम। फिर बोला सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र पाया जाए, इससे आंसर बदलेगा तो यहां क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सारे गुण हो, क्योंकि वो स्वतंत्र पाया जाएगा इसीलिए उसमें सारे गुण होंगे, तो अणु अर्थात मॉलिक्यूल। स्वतंत्र नहीं पाया जाने वाला सबसे छोटा कण कौन सा होगा, तो फिर आपका आंसर एटम होगा। तो भाई आप जो सोचते हो ना कि सर इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कभी अणु छोटा होता है कभी परमाणु छोटा होता है, तो भाई ये प्रश्नों को हम वही पढ़ रहे हैं। और इसी आधार पर मैं अक्सर छोटे छोटे पॉइंट में चीजों को क्यों तोड़ देता हूं, ताकि आप चीजों को इजीली समझ पाए, इजीली उनको कर पाए। देखो अब आप खुद सोचिए कि कभी हमने यहां छोटा पढ़ा कभी हमने यहां छोटा पढ़ा, और जब आपने प्रश्नों को देखा तो फिर उनके जवाब बदले। ठीक है, नाभिक तो परमाणु से भी छोटा होता है। मुझे एक बात बताइए, आप तीन दोस्त हैं, ठीक है, ये ये और ये। अब आपसे कहा गया सबसे छोटा दोस्त कौन सा है, तो आपने कहा सर पहले नंबर वाला। लेकिन आपका एक दोस्त बोला सर इसका हार्ट तो इससे भी छोटा है, तो हार्ट आंसर होना चाहिए। नाभिक परमाणु का भाग है, जैसे आपका हृदय आपके शरीर का हिस्सा है, तो शरीर के हिस्सों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया, परमाणु के अंदर है नाभिक, है ना, न कि नाभिक, है ना, समझ गए ना। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो भाई अंदर वाली चीज की तो अपन बात ही नहीं कर रहे संरचना की, तो है ना। फिर यूं इससे भी छोटे होता है, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये चीजों का डिफरेंशिएशन है। हार्ट जैसे इंसान छोटा इंसान है, लेकिन हार्ट भी तो है उसके अंदर छोटा, है ना। फिर कहेगा नहीं नहीं सर किडनी और छोटी होती है ना। तो ये ऐसे भी हो जाते हैं। चलिए, डोल्टन का सिद्धांत पढ़ने से पहले ये चीजें क्लियर हो गई अब आपको। चलिए, वेरी गुड, आज ये क्लियर हो गई सारी चीजें, चलो बेटर है, देर आए दुरुस्त आए, है ना। अभी मैं डोल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 हो गया सर, हाँ हमने अभी तक एक सामान्य परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके बाद में हमने स्टेट मैटर पढ़ा है, पदार्थ पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ा है। ये हमने अभी तक 3-4 पार्ट पढ़े हैं। ओके, चलिए, गुड। आइएगा, अब हम यहाँ देखो, कई बार एक प्रश्न आता है ना, कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन सा मॉलिक्यूल क्या है ना। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं। फॉर द एग्जाम्पल समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, यदि मैंने ये चीजें आपको नहीं करवाई है पहले तो।
जैसे कभी एक वर्ड आ गया मोनो एटॉमिक कौन है, डाई एटॉमिक कौन होता है ना, ट्राई एटॉमिक कौन होता है ना, फिर ये बोल सकते हैं टेट्रा एटॉमिक कौन होता है या पॉली एटॉमिक कौन होता है। टेट्रा। और एक होता है पॉली एटॉमिक, है ना। एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, चतुर्थ परमाणविक, बहुपरमाणविक, चलिए ये पढ़ा दिया है क्या। चलिए आज हमारी पहली, नहीं आप शुरू से क्लास लीजिए मेरी, ठीक है, तब आप मुझे बेटर और अच्छा समझ पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने ये समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी का पार्ट होता है। जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी मोनो एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब जो दो बार आए, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सब डाई एटॉमिक में आते हैं। इसके अलावा यदि आप का बात करो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक और एक कितना हो गए, दो, मतलब टोटल मिलाकर या तो वो खुद की प्रजाति के दो हो, ठीक है, या फिर वो अलग अलग प्रजाति के दो हो, जैसे एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो दो हो गए, या ऑक्सीजन ही दो बार आ गया तो दो हो गए, ये डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और त्रिपरमाणिक जिसमें तीन आ जाए, जैसे कि O3 हो गया, है ना भैया, जैसे कि CO2 हो गया, दो ऑक्सीजन एक कार्बन हो गया, जैसे कि H2O हो गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कुल मिलाकर टोटल तीन हो जाए, है ना। जैसे फॉस्फोरस हो गया भैया, P4 हो गया, है ना। जैसे यहां पर भाई अगर हम चार मोलिक्यूल लेना चाहें तो HNO3, ये तो तीन और दो पांच हो जाएंगे। और किसको ले सकते हैं तीन में, भाई फॉर्मूला याद करो ऐसा, CO2, HCOOH, HCOOH, एक दो तीन चार पांच हो गए ये भी, ठीक है। P4 के अलावा कोई याद आ रहा है ऐसा ऐसा फॉर्मूला जिसमें पांच होते हो टोटल, चार होते हो। CaCO3, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, CaO बड़ा हो जाएगा, NaOH, इसमें तो एक दो और तीन ही हुए। ढूंढने जा रहे हैं, चार वाला मिल रहा है, तीन वाला कोई फॉर्मूला आ रहा है। NH3, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। NH3 हो जाएगा, तीन और एक चार। CH4 नहीं होगा, मैथेन नहीं होगा यहाँ पर, हाँ CH3 हो सकता है। चलिए बहुपरमाणविक में कौन आ सकता है, पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे आ सकते हैं भैया, ठीक है। एक तो सल्फर आ सकता है इसमें, है ना, सल्फर का होता है S8, और C6H12O6 ले लो आप यहाँ पर, C6H6 ले लो, CH3COOH ले लो, मतलब तीन से ज्यादा हो या चार से ज्यादा हो, वो सारे के सारे आप इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने परमाणु हैं ऑलरेडी ये पढ़ रखा है आपने, तो बहुत अच्छे जवाब दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने पदार्थ की अवस्थाओं को देखा, सारी चीजों को देखा। अब मन में एक चीज आती है कि जब हम इतनी अच्छी या बेहतरीन तरीके से इसको लेकर के चलते हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल जब हमारे मन मस्तिष्क में होते हैं, तो एक ये चीज निकल करके आती है कि डोल्टन साहब ने एक नियम का उपयोग किया था जिसे कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। लेकिन उन रासायनिक संयोजन के नियम दो नियम से मिलकर बना था, हम एटम और मॉलिक्यूल ही पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, सन 1774, 1774 का समय चल रहा था, और डोल्टन साहब आकर कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, शायद मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने इसकी बात आपसे की होगी कि ये क्या चीज होती है, ये किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए
वेरी गुड, थैंक यू। है ना, आप उस बीच में नहीं थे, कोई बात नहीं। देखो, आपने मुझसे पहले पढ़ा हो या किसी अन्य से पढ़ा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर पहले से नोट्स बना रखे हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अंतर कभी भी इस चीज को लेकर के नहीं आएगा। मैं आपको है ना थोड़ा सा 2 मिनट बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि हमने पहले नोट्स बना रखे हैं या हमने इनसे पढ़ रखा है, हमने इनसे पढ़ रखा है। मैं कभी ये बात नहीं कहता, है ना। मैं उन शिक्षकों में नहीं हूं कि नहीं आप मेरे नोट्स दोबारा बनाइए, ये बनाइए, वो नहीं बोलता। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप उन है ना किसी से भी पढ़ाओ, आपने नोट्स तो बना रखे हैं। हर बार हमें नोट्स अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप कभी भी नोट्स बनाएं तो एक टॉपिक के बाद 2 पेज खाली छोड़ दिया करें, ताकि कुछ नया मिले तो आप वहां पर ऐड कर लिया करें। बस मैं इतनी गुजारिश आपसे करूंगा। आप उन नोट्स को लेकर के भी बैठ जाया करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई चीज एक्स्ट्रा मिले तो ऐड कर लिया करें, है ना। कभी कोई डाउटफुल ऐसी चीज जनरेट हो तो पूछ लिया करें। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ाया नहीं वही पूछना शुरू कर दिया, है ना, ये मत करिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पहले से बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? ये रहा बेटा O2। ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणविक में ही तो आता है। ये रहा O2। ऑक्सीजन गैस को आप O2 ही तो लिखते हैं। चलिए, यहां आते हैं, एक नियम की बात करेंगे। अब हो सकता है आप में से कहेंगे सर ये तो पढ़ा दिया था आपने, लेकिन यकीन मानिए, पढ़ा होगा तो सिर्फ नाम के आधार पर पढ़ा होगा, डीप नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं। 1776, 1776, 76 में तो नहीं, वो दिया था 1774, 1774। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा दिया सर जी। अरे मैं सब्र करो ना भाई, मुझे पता है। मैंने उसमें सिर्फ ये लाइन लिखाई थी कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। मैं इसमें कुछ चीजें, मैंने अगर नियम लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने इसको एक बार जब परिचय पढ़ाया तब इसके बारे में बताया, लेकिन सब्र रखो। मैंने इसको दोबारा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई कारण है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, डोल्टन को पढ़ाने से पहले इस नियम को और स्थिर अनुपात के नियम को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, है ना। मैंने लिखा है तो कुछ कारणवश लिखा है। ठीक है, आइएगा, है ना। रासायनिक, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है ना। किसने दिया था? तो एंटोनी लेवाइसियर द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं इसे। ठीक है, और यदि हम इस नियम की बात करें तो इनका कहना था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इन केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, है ना, फॉर द एग्जाम्पल, ये सर कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, यदि मैं उसकी क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करवाऊं,
तो यहां पर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, 2H2O बन जाता है। अब प्यारे साथी, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब हाइड्रोजन यहां टोटल कितनी बार आया कि सर 4 बार, है ना, और एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल का वजन कितना होता है कि सर 1, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 4। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, और टोटल ऑक्सीजन कितनी बार आए हैं कि सर 2 बार आए हैं, तो 16 दूना कितना होता है, 32, तो 32। 4 और 32 कितना होता है कि सर 36 होता है, 36 होता है। ठीक, ये इस डायरेक्शन का हमने पूरा सॉल्व किया इसको। पानी का H2O का द्रव्यमान कितना होता है, पानी का भैया 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन का 4 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है कि सर 16, 16 और 2 कितना होता है, 18। कितनी बार आया कि सर 2 बार आया, 2 बार आया तो कितना हो गया, 36। इस रिएक्शन के इधर का द्रव्यमान कितना था कि सर 36, इधर का द्रव्यमान कितना है कि सर 36। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि इस साइड में जो द्रव्यमान था टोटल आपका, वो 36 था। इस साइड का जो द्रव्यमान था वो 36 था, और इस साइड का जो द्रव्यमान है वो भी 36 है। मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि अभिकारक का द्रव्यमान एवं उत्पाद का द्रव्यमान एक समान किस नियम के अनुरूप होता है। तो रिएक्शन में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं इस साइड वाले, ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और रिएक्शन के इस साइड वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान कैसा होता है, ऑलवेज बराबर होता है। ठीक है, 1789 में लेवाइजियर ने दिया था, नहीं 1774। लेवाइजियर का टाइम पीरियड बहुत लंबा चौड़ा है। पहली बार जब इन्होंने इस नियम का डिस्कशन किया था वो साल 1774 था। ठीक है, सिद्ध हुआ था आगे चल करके। चलिए, ओके, आइएगा। वैसे कंफ्यूज मत होइए, ईयर वगैरह नहीं पूछते हैं आपसे, बहुत रेयर केस में कोई खास साल हो तो पूछा जाता है, जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह का। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट यहां पर लिखना वाला हूं कि अभिकारक का द्रव्यमान एवं उत्पाद का द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, एक समान हो। ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, गुड। चलो, कोई दिक्कत यहां? सर ये नियम सब पर लागू होता है, जी हाँ, बिल्कुल लागू होता है, सभी पर लागू होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 1789 में ये नियम पढ़ा है हमने। देखो, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा ही जब आप ये कह रहे हैं कि सर 1789 है, ये मैं आपको बिल्कुल उस चीज से ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है ना, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है। लेकिन इन्होंने दो चीजें थी,
है ना, कभी आप गौर से केमिस्ट्री को कभी आपने डिटेल से पढ़ा हो तो मैं बस इतना समझाना चाहूंगा कि जब पहली बार ये नियम आया था तो इन्होंने इस नियम को ये नाम कहा था कि एक नाम दिया था 1774 में, और 1789 में इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा। द्रव्य की अविनाशिता का नियम दिया था। सबसे पहले इन्होंने जो नाम दिया था वो क्या कहा था? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। फिर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कन्वर्ट होता है। तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा, यदि आप 1774 लिखकर भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे 1774 भी सही बताएगा। अगर आप 1789 लिखकर भी देखेंगे तो भी सही बताएगा। क्या सर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा ना, पहली बार जब द्रव्य की अविनाशिता के नियम के तौर पर इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, तो ईयर में मत कंफ्यूज होइए, इसके दोनों ईयर बताए जाते हैं। ठीक है, 1774 इसलिए हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, कहीं पर इंग्लिश में क्या लिख दिया? मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पोली एटोमिक, एटम ही तो लिखा है बच्चा। अच्छा यहाँ से सोच रहे हो परमाणविक? नहीं, ये तो सब सही है, क्या दिक्कत हो गई? एटम, परमाणु, अणु, कहाँ क्या हो गया? अच्छा सॉरी, दो या दो से अधिक परमाणु से अणु का निर्माण होता है। टू और मोर देन टू, है ना, एटम। ओहो, यहाँ पे एटम कर लेना यार। ठीक है, हिंदी में परिभाषा सही है, इंग्लिश में एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख दिया। ठीक है, इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि आप देखोगे तो आपको दोनों ईयर मिल जाएंगे, 1774 भी मिल जाएगा और 1789 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो शुरू से 1774 ही पढ़ता हुआ आ रहा हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा भी 1774। लेकिन यदि आपने, अगर 1789 को भी आप बोलें कि सर इसको गलत कहेंगे, तो मैं दोनों को ही गलत नहीं कहूंगा और दोनों को सही भी नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्लास में आपने 32 करवाया था H2O का। बेटा करवा ही नहीं सकता मैं H2O का 32। H2O का द्रव्यमान ही कितना होता है? 12 होता है। तो 32 कैसे करवाऊंगा? 32 कैसे करवाऊंगा? लास्ट क्लास में मैंने ऐसे करवाया होगा आपको। ठीक है, यहां पर दोनों का मिलाकर 36 है ना। एक बच्चा कह रहा है लास्ट क्लास में आपने 32 करवाया, तो नहीं करवाया बेटा, समझो। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा करवाया था कि जैसे हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल आपने लिए और ये दो होंगे तो इसका द्रव्यमान कितना है? 4। और ऑक्सीजन के आपने दो मोलिक्यूल लिए तो इसका द्रव्यमान कितना है? 32। तो 4 + 32, और इधर आपका H2O है, तो H2O के दो मोलिक्यूल आएंगे, एक का द्रव्यमान 18, तो दो का कितना होगा कि सर 2। तो 18 दूना कितना हो गया कि सर 36। ठीक है, और 32 और 4 कितना हो गया? 36। तो बेटा 32 जो बताया था वो मैंने ऑक्सीजन का बताया है। ठीक है, या फिर मैंने ऐसा बताया होगा कि 4 + 32 बराबर 36, है ना। बाकी हो ही नहीं सकता कि H2O का द्रव्यमान में 32 बता दूं। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखिएगा, आपको मिल जाएगा सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े आगे, है ना, यहां से ईयर नहीं पूछते। बच्चे का डाउट है सर इन नियमों से ईयर पूछते हैं, कौन से साल में दिया? नहीं पूछते। चलिए, अगला जो नियम है, ठीक है, क्या हमने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था, जिसे गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है? क्यों? स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, कुछ निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं।
ठीक है, चलिए। है ना, ये दूसरा नियम है। केमिस्ट्री के इन दो नियमों पर नींव रखी जाती है ना। तो मैंने क्यों आपको पहला नियम पढ़ाया, ताकि आपको वो भी याद हो जाए, और दूसरा, हाँ इंग्लिश भी लिख दूंगा इसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या लॉ ऑफ डिफाइनाइट, है ना, या कह सकते हो रेशो कह सकते हो, या प्रोपोर्शन कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर रेशो भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। इंग्लिश में एक नाम ये हो जाता है ना। या फिर कभी कभी इसे बोल देते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। प्रोपोर्शन या रेशो, कि सर मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थ में जो या फिर ऐसा समझिए, जो किसी भी मैटर के अंदर जो तत्व होता है, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या सर समझ नहीं आया? तो याद रखना, एक शुद्ध या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थ में, याद रखिएगा, यौगिक या तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड और मैटर ऑलवेज इन डिफाइनाइट रेशो ऑफ एलिमेंट। जैसे कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करो या किसी यौगिक की बात करो, सोचने वाली बात है। ठीक है, द्रव्यमान कैसे याद करें? देखो, 1 से 30 तक के याद कर लो। यदि आप रेलवे की एग्जाम को बहुत अच्छे से फोकस करना चाहते हो, तो 1 से 30 तक, है ना, 1 से लेकर के 30 तक जो तत्व हैं, उनके नाम, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, है ना, ये 3 चीजें याद कर लो 1 से 30 तक। ठीक है, 1 से 30 तक के आप सभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मेरी बिहार में मैराथन लगी हुई है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगी। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में करवाऊंगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि लगभग वो 3 बजे तक चलनी है ना। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक 2 पार्ट में करवाऊंगा, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैं एक समय पर एक ही जगह पर हो सकता हूँ। ठीक है,
1 से 30 तक लिखा दीजिए। नहीं, मैं नहीं लिखवाऊंगा। जो चीजें 5 रुपए 10 रुपए की पीरियोडिक टेबल में आपको मिल सकती हैं और जो आपके पास होनी भी चाहिए, ठीक है, तो आप वो ले लीजिए, अपने इसी नोट्स में रख दीजिएगा। रोज के 2 याद करिए, 15 दिन में 30 तक याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो 10 रुपए की पीरियोडिक टेबल आती है, प्लीज आप खरीद लीजिए, क्योंकि उस 30 को लिखने में मेरा 1 घंटा जाएगा और वो किसी, है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा एक तरह से। अब यहां देखिए, जैसे कि आप हाइड्रोजन की बात करते हैं और ऑक्सीजन की, जल की बात करते हैं। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन 2, तो 2 का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 16। अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपका द्रव्यमान क्या होगा, 1:8। अब अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने पानी बनाया है और वो 1:8 में नहीं है, मतलब कि सीधी सी बात है, वो नॉर्मल वाटर हो ही नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ दोस्त, हमेशा आपके पानी का द्रव्यमान क्या होगा, 1:8 होगा। केमिकल रिएक्शन में भी इसको डालोगे तो वहां पर भी यही होगा। ठीक है, ओके। रिकॉर्ड वीडियो डलवा दीजिएगा कल। अरे भाई साहब, जब मैं उपस्थित होता तो मैं खुद ही क्लास ले लेता। मैंने अभी कहा कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी मैराथन है, तो एक बच्चा कह रहा रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिएगा। अरे बाबू, अगर मैं रिकॉर्डेड बना सकता तो उसी टाइम लाइव नहीं ले सकता था? सोचने वाली बात है। रिकॉर्डेड डलवाऊंगा ही क्यों? रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन भी नहीं होता डलवाने का। या तो लाइव लीजिए, ठीक है, या फिर हाँ, जैसे किसी दूसरे बेच में हो डलवा दी जाए, वो एक अलग चीज हो जाती है। बाकी रिकॉर्डेड अपलोड नहीं होता है, लाइव ही चलता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा वो डल जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इतनी चीजें समझ में आई। हाँ, अब मैं आपसे जो कह रहा था, है ना, इसके आगे हम कल करेंगे डॉल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल। ये अभी 1-2 दिन तो चलेगा अपना टॉपिक, क्योंकि इसके बाद एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, सारी चीजें। अब बात यह है, 2 मिनट के लिए अपने कमेंट सेक्शन को बंद करके यहाँ देखिएगा। ठीक है? अरे भैया, नहीं हो पाता, एक बच्चा कह रहा शाम को क्लास ले लीजिएगा। मुझे एक बात बताओ, 6 से 7 घंटे कंटिन्यूअसली खड़े होकर के मैराथन लेनी है, ठीक है, उसके बाद इतनी ऊर्जा मुझ में बचेगी कि मैं उस एनर्जी के साथ जैसा अभी पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ा पाऊंगा? नहीं होता पॉसिबल बेटा, समझा करिए, है ना? क्योंकि यहाँ जब हम खड़े रहते हैं 6-7 घंटे, तो बिना खाए, है ना, खाना वाना मैं खाता नहीं, शाम को खाऊंगा सीधा। 3 बजे बाद फिर ऐसी हालत होती है यार, 1-2 घंटे लेट ही जाए। ठीक है ना? चलिए, गुड। हाँ, अब याद करने वाले पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज, है ना, जो मैं कहूंगा वो करना है ना? कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना? सबसे पहली चीज आपको ये भूलना है, मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे नहीं आता। दुनिया में तुमने हर काम पहली बार किया है ना? कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेके दुनिया में कोई नहीं आता। तो ये लाइन भूलना होगी, सबसे पहली चीज। और क्या नया बोलना होगा? तो अब से इसकी जगह बोलना होगा, मैं सीख रहा हूं और धीरे धीरे अच्छा करूंगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, क्योंकि ये जब तक आपकी खोपड़िया में फिट है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती आपको। दूसरा पॉइंट समझना, ठीक है, आपका टीचर जो है, मतलब मैं जो हूं, मैं आपको 2 बार यहां पर कम से कम लेके चलता हूं। एक बार मैं आपको समझाता हूं ओरली, और एक बार मैं लिखता हूं। ठीक, तो कितनी बार हो गया? 1 बार और 2 बार। ठीक है, आपके लिए थर्ड टाइम जो बनेगा, वो उसके नोट्स बनाना। क्या बनाना? नोट्स बनाना। फोर्थ, आपका जो रूटीन होगा, रात को सोने से पहले, जब भी आप सोते हो, 1 बार पढ़ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आपको याद करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको 1 बार पढ़ना है। ठीक है? और फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट क्लास जब होगी, तो नेक्स्ट क्लास से पहले
पुराना एक बार पढ़ना अगली क्लास से पहले। ठीक है, अगली क्लास से पहले, जैसे आप अगली क्लास लेंगे तो आज वाली जो क्लास हुई है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये सिर्फ आप 7 दिन करके देखिए, 7 डेज, है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये करोगे तो हो जाएगा, है ना। मैंने इसमें ऐसी कोई विशेष चीज नहीं बोली कि आपको रटना है, ये करना है, वो करना है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा आपको पढ़ना है। मैंने यहां रटने की, मैंने कोई दूसरी बात नहीं करी। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं आता है तो आप ये फॉलो अप कीजिए। आपको लगता है मैंने केमिस्ट्री पहले से पढ़ रखी इसलिए मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपको नहीं आता है तो आपको ये फॉलो अप करना होगा। ठीक है, आप 7 दिन करके देखिए, 7 दिन बाद हम डिस्कशन करेंगे अगले मंडे को। जिन बच्चों ने, है ना, इनके ऊपर चर्चाएं की होगी, अगले मंडे को हम इसकी बात करेंगे। अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे अगले मंडे से पहले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरी एक नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, और शायद आपकी भी हो सकती है। धन्यवाद।